देते हैं, उसको बोलते हैं क्लेडिंग। ये क्लेडिंग मेन बनाने का रीजन ये है कि एक अपन चारों तरफ एक रेयरर मीडियम क्रिएट करते हैं। कोर के ऊपर जो क्लेडिंग लपेटते हैं उसका रीजन होता है रेयरर मीडियम क्रिएट करना। क्या रीजन होता है उसका? रेयरर मीडियम क्रिएट करना। ठीक है, चलो ये एंगल आई यार। अब मैं बोल दूं यहाँ पे ये दूसरी सरफेस पे यहाँ पे TIR होना जरूरी है, क्योंकि मेरे को रे को इस ऑप्टिकल इस कोर के अंदर आगे बढ़ाना है, तो ऑप्टिकल फाइबर में रे यूं आगे बढ़ती है ना, तो रे को मल्टीपल TIR मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके आगे बढ़ाना है। जैसे याद है मैंने तेरे को 2 प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन कराया था उसमें रिफ्लेक्शन में, तो उसमें कैसे कैसे जितने एंगल पे उतने पे गई, बस वो यहाँ करवाना है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब TIR की वजह से ऐसा होगा। दिस इज नॉट मिरर, ठीक है, TIR की वजह से ऐसा होगा। तो बोल दो ये ऑप्टिकल फाइबर में मेरे को TIR करवाना है, तो बस ये TIR मल्टीपल TIR। फिर जब वो नीचे टकराएगी, इधर देखो, वो जब नीचे टकराएगी तो यहाँ पे फिर से एंगल वही होगा, देखो ये ग्रेटर देन, तो यहाँ पे फिर TIR, बस ऐसे बढ़ता रहेगा। ये ऑप्टिकल फाइबर में रे ऐसे बढ़ती रहेगी, है ना, आगे बढ़ा दिया मैंने। दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये रे ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो क्या मैं बोल दूं दिस एंगल शुड बी, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन θc, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TIR। तो क्लेडिंग का म्यू, ये μ2 इज लेस देन μ1, दिस इज μ1, दिस इज μ2, ओके। ये तो क्लेडिंग का म्यू ध्यान रखना, कोर के चारों तरफ क्लेडिंग इज रेयरर मीडियम, कोर इज डेंसर मीडियम। कोर से क्लेडिंग जाती है तो TIR होता है, और ये मल्टीपल TIR से रे आगे बढ़ती है। अब क्या मैं बोल दूं इस I और R में रिलेशन है, या I और θc में रिलेशन है, ये दिस इज θc। मैं जस्ट वो एंगल लूंगा θc, क्या, जब क्रिटिकल एंगल पे जस्ट गिरे, मतलब मैं 90 डिग्री लूंगा R को, हालांकि मैं TIR करवा रहा हूं, मैं और बड़े एंगल पे गिराऊंगा। दिस एंगल वुड बी ग्रेटर देन θc। हम जब ऑप्टिकल फाइबर यूज करते तो आई वो जो दूसरा एंगल है इस सरफेस पे, उसको θc से बड़ा करते हैं, पर मैं तो वो कंडीशन लूंगा जब जस्ट हो जाए, है ना, उसके लिए आई। तो देखो अब यहाँ पे तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मैं बोल दूं इसका भी प्रिंसिपल वर्किंग क्या है, रीजन या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं बोल दूं ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर है, इसमें भी TIR से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो मैं बोल दूं इन ऑप्टिकल फाइबर EM वेव, है ना, या लाइट, यूं लिख लो, लाइट ट्रेवल्स, लाइट, या यूं लिख दो इन, है ना, EM वेव्स ट्रेवल्स वाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाया मल्टीपल, यूं लिख दो वाया मल्टीपल रिफ्लेक्शन ड्यू टू TIR। TIR की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और ये वेव ट्रेवल करती है, लाइट रे ट्रेवल करती है। क्लियर है, बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर है लाइट रे ट्रेवल करती है ना, TIR। EM वेव ट्रेवल्स बाया मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना, ड्यू टू TIR, ठीक है ना। तो ये अब देखो इसमें एक रिलेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसमें क्या होता है, तो देखो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट सरफेस, और इसको बोल रहा हूं मैं सेकंड सरफेस, है ना। एट सरफेस वन यूजिंग स्नेल्स लॉ, ध्यान से देखना बेटा, ये पहली चीज है मेरे नजरों में जिसमें इसके बेसिक से ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बहुत लंबा जाएगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो बोल दूं 1 sin I इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये जो डेरिवेशन कर रहा हूं, इधर एयर लिए मैंने, तो इधर मीडियम अलग है, उधर अलग है। 1 sin I इज इक्वल टू μ1, अंदर वाला म्यू है ना, ये सॉरी ये μ1 अंदर, μ1 sin R, इक्वेशन 1, μ1 sin θc, दूसरी सरफेस पे जा रहा हूं, ये या μ1 sin θc, यहां पे θc पे गिराना ना, इज इक्वल टू μ2 sin 90, है ना। मैंने जस्ट TIR कराने की कंडीशन निकाल रहा हूं मैं, ये बोलो। अब R मेरे पास है नहीं, और मुझे क्या करना, क्या है, I और μ1 μ2 में रिलेशन निकालना है। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखो
या पहले मैं एट सेकेंड सरफेस है ना, 8 सेकेंड सरफेस यूजिंग स्नेल्स लॉ एट, देखो एट सरफेस 2 यूजिंग स्नेल्स लॉ, पहले ये लिख रहा हूं है ना, इसको इक्वेशन 1 कर रहा हूं। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट 1, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, सरफेस 1, ठीक है, बोलो। तो यहां आ जाएगा ये स्नेल्स लॉ सरफेस 2 पे यूज किया, ये देखो ना सरफेस 2 पे, तो μ1 sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2 sin r, अरे बोलो μ2 sin r मतलब sin 90, r मतलब sin 90, ये यहाँ पे TIR कराना था ना, ये sin 90, r को 90 लेते ना TIR कराने के लिए, तो ये जस्ट क्रिटिकल एंगल पे गिराई। सरफेस 1 पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 sin i, अरे यार से 1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, अंदर वाला एंगल। अब r कितना होगा यहाँ पे, ये r, क्या मैं बोल दूं दिस r वुड बी, ये अगर थीटा सी है तो r वुड बी, और ये 90 है दोनों, मैंने कहा था ना ये दोनों सरफेस 90 है, तो ये 90 होगा, ध्यान रखना, ये 90 है और ये थीटा सी है, तो मैं बोल दूं 90 माइनस आई, ये थीटा सी, अरे बोलो, तो यार ये थीटा सी पे गिराई है मैंने, तब ये 90 माइनस थीटा सी, अरे बोलो इसको थीटा सी से बड़े पे गिराऊंगा तो ये 90 माइनस थीटा सी, ये r और छोटा हो जाएगा, आई और छोटा हो जाएगा, बोलो, तो मैं बोल दूं हाँ ये, तो यहां से देखो r बराबर 90 माइनस थीटा टी से, लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम, डायग्राम में मैंने बता दिया ये बात है ना, लुक एट डायग्राम, चला जाओ, तो यह देखो पुट इट इन अबाउट, तो यह इसको रख रहा हूं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन 90 माइनस थीटा सी, तो आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू μ1 कोस थीटा सी, तो आ जाएगा μ1 कोस थीटा सी, ये r की वैल्यू रख दी 90 माइनस, तो ये μ1 कोस थीटा सी, ये इक्वेशन 2, तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 ये है ना, इसको मैं ये लिख दूं क्या, और ये यहाँ पे μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 साइन 90, अगली स्टेप में लिख दूं ये μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2, ये इक्वेशन 1 इसको देता हूं ना। अब 1 और 2 से ये इक्वेशन 1 में भी थीटा सी आ गया, 2 में भी थीटा सी आ गया, मुझे थीटा सी उड़ाना तो मैं कर दूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, तो यहां से मैं बोल दूं ये कितना आएगा, ये μ1 स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी, तो आ जाएगा μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी, इसको इधर लिख रहा हूं प्लस μ1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी, देखो इसका तो आ गया μ1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, और उधर देखो इसका आया μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी, और उधर आ जाएगा μ2 स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर आया उसका, प्लस इसका इधर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर आई, ये तो मैं यहां से μ1 स्क्वायर कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, μ2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई, तो ये आ जाएगा 1, तो यहां से मैं बोल दूं साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, तो यहां से साइन आई कितना आ जाएगा बोलो, साइन आई इज इक्वल टू μ2 तो कम था ना, ये मैंने कहीं गलती करी, देखता μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर आएगा, इसको उधर भेजा ना, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, μ1 बड़ा है ना बेटा, लॉजिक में तो लगाया करो, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस में और μ1 μ2 में रिलेशन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, 3 क्वेश्चन तो मैंने देखे, एक्सरसाइज 2 में देख लेना, नीट की उठा के दे रहे, एक्सरसाइज 2 जो है ना रे ऑप्टिक्स, उसमें देख लेना, नीट वाली जो एक्सरसाइज उसमें 3 बार क्वेश्चन है, बताता हूं क्या क्या पूछा है, तो ये आ जाएगा साइन आई, ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया बेटा, अब ऑप्टिकल फाइबर पे न्यूमेरिकल करते हैं 1-2, ठीक है ना, ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, तो ये बेसिक तो बहुत जबरदस्त है, क्यों है बेसिक जबरदस्त, क्योंकि देखो यहां और यहां दोनों जगह स्नेल लॉ लगाना है और मैनिपुलेट करना है, सबसे बड़ी बात उसमें थीटा सी गायब करना है,
क्लियर है? और ये ध्यान रखना, ये 90 पे, ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब रखता है ऑप्टिकल फाइबर जब दो सरफेस 90 पे हो, क्योंकि मैंने इन दोनों में रिलेशन लिया, इसको 90 माइनस थीटा सी लिखा हो तभी होगा जब ये 90 होगा। समझ गए? दोनों नॉर्मल 90 होंगे। नॉर्मल 90 तभी होगा जब फेसेस 90 पे होगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ जाओ, अब जो क्वेश्चन पूछा देता हूं मैं, तो दो डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। और कहा था क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, ये फिनोमिनन से पहले कहा था क्वेश्चन कर लिए थे, शायद 42-3 तक कर रहे थे क्या, 41 है ना, 41 एक ही क्वेश्चन करा आज है ना, थ्योरी ज्यादा हो गई। चला जाओ, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है ना। एक तो फॉर्मूला सीधा याद रखना है, मैं तेरे को बता देता हूँ, कब कब क्वेश्चन पूछे तो एक्सरसाइज 2 में भी कर लेना, ठीक है। एक तो सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है एक बार तो, ठीक है, एम्स 2005 में। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तेरे को, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये कि एक क्यूबिकल स्लैब है, एग्जांपल कौन सा है ये, एग्जांपल 42, ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ लाइट रे गिर रही है 45 डिग्री पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस फेस इज 45, है ना। म्यू की वैल्यू क्या हो, है ना, कि रे इस फेस से बाहर ही ना है, म्यू इज इक्वल टू वॉट, सो दैट रे विल नॉट कम आउट, रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम, रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम एसी फेस, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होगी, रे यहां से बाहर ना है, मतलब वही वाली बात हो गई, यहां पास आएगी और फिर यहां TIR हो जाना चाहिए। और अगर दो फेस 90 डिग्री पे हो, दिस इज मास, दिस कंडीशन इज मास, दो फेस अगर 90 डिग्री पे हो और सेकंड पे TIR कराना हो तो फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सर आप वाला। तो बोल दो यहां से सॉल्यूशन में क्या, साइन आई इज इक्वल टू, बोलो μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, μ1 मुझे निकालना है, μ2 1 है, इधर एयर है, ये देखो μ2 ये 1, ये एयर है, क्लियर है। आ जाओ, कितना आ जाएगा ये, तो यहां से आ जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू, है ना, उधर μ1 आ जाएगा म्यू स्क्वायर, अंदर म्यू ये निकालना ना, ये μ1 है, और μ2 हो जाएगा सराउंडिंग रेयर वाला, μ2 होता है रेयर वाला सराउंडिंग का म्यू, है ना, क्लेडिंग का म्यू, और μ1 होता है अंदर कोर का म्यू। तो इस बार वो ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करेगा, तो ये एयर से रे एंटर करिए, ये कोर क्लेडिंग हो गई, ठीक है। चला जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। ये फॉर्मूला डिराइव तभी हो जब याद रखना एयर से रे एंटर करनी चाहिए, दिस एंटरिंग पॉइंट शुड बी एयर, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ पहले। तो ये 1/√2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर 1 का रूट, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो। तो यहां से बोल दो 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, तो यहां से म्यू आ जाएगा बेटा √3/2, सॉरी √3/2, पूरे का ही रूट है, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा √3/2, ये दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो दो सरफेस अगर परपेंडिकुलर और एक में एंटर करके दूसरी से बाहर ना निकले तो उसका ये फॉर्मूला बन गया, समझ गए। ये कोर क्लेडिंग का हिसाब है, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया बेटा। क्लियर है क्या बेटा जी? तो ये ऑप्टिकल फाइबर, इसमें बेसिक पे मत जाना बेटा, इसको फॉर्मूले से कर लेना। अब ऑप्टिकल फाइबर के बाद एक होता है मिनिमम ऑब्स्टेकल, है ना, मिनिमम ऑब्स्टेकल या फिश को का व्यू ऑफ सर्कल, है ना, मतलब रेडियस बतानी उस सर्कल की। देखो इधर देखो, हाँ, अब देखो, अब TIR का अगला एप्लीकेशन बताता हूं, है ना। ये चल पहले इसके लिखता हूं, सुनना। एक ऐसी बात होती है कि जैसे मान लो एक बल्ब है या बल्ब ऑन है ना, ये वाटरप्रूफ बल्ब है, ये खराब नहीं हो रहा, पानी के अंदर ये बल्ब है, ठीक है, मतलब वो होता है उसमें जमीन पे करा कनेक्शन, तो वो छोड़िए, बल्ब है, ठीक है। अब ये कोई लिक्विड है ना, ये यहां से लाइट रे जा रही है, क्या ये सारी रे बाहर जाएगी? नहीं, जैसे ये रे बाहर जाएगी सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना बेटा, फिर मैं डायग्राम वापस बनाऊंगा, पहले समझा रहा हूं तेरे को। यहां से रे आएगी, बिल्कुल आएगी,
क्या मैं बोल दूं यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, बिल्कुल होगी, ये गई तो मान लो 30 डिग्री पे गिरी और 45 पे गई, ओके यार ये गिरी, ये फिर और दूर गई, ऐसे करते करते ये और दूर गई। मैं बोल दूं ऐसे करते करते एक एंगल आएगा, जैसे जैसे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया आप, एक एंगल आएगा जब रे 90 पे जाएगी, ये नॉर्मल से 90 डिग्री पे जाएगी। दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ये आई, दिस इज थीटा सी, ये इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ये क्लियर है। ऐसे इधर भी आएगा ये आई थीटा सी, ये तो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ छोड़ो, ये पूरा एक सर्कल बनेगा। ये तो 3D में ये बल्ब है, तो ये तो पानी तो सब तरफ है ना, ये पूरी पानी की सरफेस, तो जितना एंगल इधर बना उतना इधर, उतना इधर, उतना पूरा एक सर्कल बनेगा। तो बोल दो उसके बाद रे बाहर नहीं आएगी, तो इससे पहले पहले तक, इस सर्कल से पहले पहले तक रे बाहर जाती है, ये यहां जो भी गिरती है वो सब बाहर जाती है, ये। तो क्या मैं बोल दूं क्या अंदर पड़े बल्ब से सारी रे बाहर नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की रे बाहर जाती है? अरे बोलो। तो ये देखो ये बल्ब, ये रहा बल्ब है ना, इससे निकलने वाली रे ये एक पर्टिकुलर एंगल तक की रे बाहर जाती है। ये बोल दो ये लास्ट रे, दिस इज द लास्ट रे, मतलब इससे पहले तक की लास्ट रहती है 90। तो मुझे वो रे पता करनी जो बाहर जस्ट नहीं गई, जाने से चूक गई, इससे पहले तक की तो सारी रे जा रही थी, और ऐसे इधर भी होगा। सर आपने हेडिंग तो नहीं डलवाई इस टॉपिक की, अभी लास्ट में डलेगी हेडिंग, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो चीज नहीं है, इससे अब मैं दूसरी चीज समझूंगा। ये तो दीज आर द लास्ट रे। तो मैं बोलूं ऐसा दो तरफ नहीं, ऐसा पूरा सर्कल बनेगा, ये दिस वुड बी द सर्कल। 3D में सब तरफ होगा ये तो। this ये उसकी रेडियस होगी है r, ये हाइट h होगी है, ये रहा वो, ये सर्कल है, इसके अंदर की रे बाहर निकलेगी, दिस इज द कोन, जिसके अंदर की रे बाहर निकलेगी, ये वो कोनिकल एरिया जहां से रे बाहर निकलेगी, इसके बाहर वाली सब रुक जाएगी। तो हमें यह पता करना होता है इस ऑब्स्टेकल की रेडियस क्या हो मिनिमम, कि कोई रे बाहर ना जाए। एक बल्ब के ऊपर कोसेंट्रिकली कितनी रेडियस की एक डिस्क ढक दूं, ऑब्स्टेकल डिस्क ढक दूं कि कोई रे बाहर ना जाए, है ना, ये सिखा रहा हूं मैं। तो अब देखो क्या मैं बोल दूं, दिस इफ दिस एंगल इज थीटा सी, अच्छा ये एंगल म्यू है, ये सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू है, म्यू, और ये बाहर एयर है, हालांकि ये म्यू 1 म्यू 2 भी ले सकता हूं मैं, फिर म्यू रिलेटिव ले लूंगा, बाहर एयर हो तो फलान जी कितना होगा, बाहर अगर टिम के जी हो तो टिम के जी कितना होगा, सब कर लेंगे अपन। तो बोल दो इफ दिस इज थीटा सी देन दिस वुड बी थीटा सी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये देख ए भाई लो जी, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है, तो ये तिरछी लाइन जो काटेगी, दिस एंगल इज अल्टरनेट अपोजिट एंगल। बोलो चलो साहब। तो बोल दो जब रे यहां से आ जाएगी, तो मैं बोल दूं यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो यहां से बोल दो मैं म्यू साइन थीटा सी, ये म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। बोलो यहां से, तो यहां से साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू आ गया क्या? अच्छा अगर यही इधर देख, यही बाहर 1 की जगह म्यू 1 होता, इधर देख ये म्यू 1 होता, जहां से आ रही है और जहां जा रही है वो म्यू 2 होता, तो मैं बोलती हूं यहां से म्यू 1 म्यू 2 आ जाता है। इधर देख यहां कितना आ जाता बेटा, अंदर वाला मीडियम म्यू 1 आ जाता, और ये म्यू 2 आ जाता, सॉरी हाँ ये म्यू 2 आ जाता, ये म्यू 2 आ जाता। तो मैं बोलूँ ये साइन थीटा सी कितना आ जाता बेटा, ये 1, और इसको नीचे ले जा रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं म्यू 1 बाई म्यू 2।
ये हो गया पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोल दूं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोल दूं ये म्यू रिलेटिव बन जाएगा ए या म्यू रिलेटिव ये। तो अगर बाहर एयर की जगह कुछ और होगा तो एयर के रेस्पेक्ट में, अभी तो बाहर कुछ और होगा जैसे म्यू 2 होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला म्यू, अंदर वाला म्यू, तो मैं बोल दूं या ये म्यू रिलेटिव। मीडियम का म्यू, मीडियम का म्यू विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। समझ गए क्या? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मीडियम का म्यू, अगर सराउंडिंग 1 है एयर है तो मीडियम का म्यू रिलेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये म्यू रिलेटिव, ये साइन थीटा सी। अब मेरा साइन थीटा सी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ये हाइट निकालनी है, ये सॉरी आर निकालना है। ये तो दिया होगा हाइट, तो बोल दो आर के लिए 4, तो यहां से टेन थीटा सी, तो यहां से देखो ये थीटा सी, ये 1, ये म्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा कितना म्यू आर स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर। तो यहां से बोलो टेन थीटा सी कितना आ जाएगा, टेन थीटा सी इज इक्वल टू बोलो टेन थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया टेन थीटा सी। क्लियर है क्या? अब आ जाओ, तो यहां से टेन थीटा सी आ गया अपने पास, तो यहां से मैं लिख दूं टेन थीटा सी कितना होगा बोलो, तो आर अपॉन एच, तो यहां से लिखो टेन थीटा सी फ्रॉम ट्राइंगल या फ्रॉम दिस, ये यहां से टेन थीटा सी कितना आ जाएगा आर अपॉन एच, तो यहां से आ जाएगा आर अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से बोलो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आर। दिस इज द रेडियस ऑफ ऑब्स्टेकल, जिससे मुझे बल्ब से है ना, दिस इज द मिनिमम, दिस इज आर मिनिमम है ना, आर मिनिमम, ये आर मिनिमम है क्योंकि मैंने थीटा सी वाली रे तक ही तो ढका है, तो ये आर मिनिमम है, सारी आर मिनिमम है। क्या ये आर मिनिमम बेटा जी, थीटा सी वाली तक तो ये आर मिनिमम है, ये मिनिमम आर मिनिमम। तो बोलो दिस इज द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क, ऑब्स्टेकल डिस्क, या चल डिस्क so that no ray will come out from surface, नो रे ऑफ बल्ब है ना, बल्ब विल कम आउट फ्रॉम सरफेस, बल्ब की कोई भी रे बाहर नहीं आएगी, ये मिनिमम रेडियस है। और डायमीटर बोलो, डायमीटर बोलो, डायमीटर क्या लिखूं? कई बार एग्जाम में डायमीटर पूछ लेता बच्चा, जल्दी जल्दी में ये फॉर्मूला लगाया था, तो बोल दो 2r इज इक्वल टू 2h अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये डायमीटर डी है ना। एरिया ऑफ डिस्क बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो ए बराबर कुछ मत कर पाई आर स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। ये दिस इज द एरिया, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द एरिया। ये उस डिस्क का एरिया होगा। तो एरिया पूछो डायमीटर, तो ये ध्यान रख बेटा, ये ध्यान रख, ज्यादा फॉर्मूले मत रट, ठीक है। मैं राय नहीं देता हूं ज्यादा फॉर्मूले याद करने की, ये तो बना लेंगे एंड टू एंड, अरे ये तो एंड टू एंड बना लेंगे, याद मत कर, सिर्फ ये समझ। तो डिस्क की मिनिमम रेडियस कितनी होगी ऑब्स्टेकल डिस्क की, तो एच अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये ध्यान होना चाहिए तेरे को। अच्छा, अब सर आप हेडिंग नहीं डलवाई है बेटा, देखो मैं हेडिंग डलाना है, ये है मेरे को पढ़ाना जो था वो था फील्ड ऑफ विजन फॉर फिश, है ना, फील्ड ऑफ विजन फॉर फिश, है ना। फिश के लिए जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो, सर ये इससे उसका क्या लेना देना बताता हूं। जैसे बल्ब की जगह फिश कर दो, तो बोल दो जैसे रे अभी बाहर गई, वैसे जो यहां रे गिर रही होगी,
देखो फिश की आंख तो एक जगह हो गई, ये आई ऑफ फिश हो गई है ना, ये फिश की आई हो गई, ये आई है ना, ये देख यहाँ पे एक मछली है उसकी आंख है, तो मतलब उसकी आंख एक जगह, तो जितनी भी रहे, जैसे यहां से रहे आंख से निकलने वाली रही बाहर गई तो उस पेड़ से निकलने वाली रही यहां गिरेगी तो आंख में आएगी। तो जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो उस फिश को जो जो नजर आएगा वो सभी सर्कल में नजर आएगा। तो मैं बोलता हूं फिश ऑफ विजन फॉर फिश इज ए सर्कल, इज ए सर्कल ऑफ आर मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो h अपॉन अंडर रूट r इक्वल टू h अंडर रूट म्यू स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर है? तो फिश को पूरा जो संसार है वो इस रेडियस के सर्कल में नजर आता है, मतलब जो भी बाहर की चीजें नजर आएगी वो इस रेडियस के सर्कल में नजर आएगी। बाकी रे उसकी आंख में जा ही नहीं रही होगी, क्योंकि उसकी आंख से निकलने वाली रे भी इसी एरिया की जो है वो पेड़ वेड़ पे जाएगी। क्लियर है क्या? ध्यान रखना। तो उसी को मैंने ये बल्ब से समझा दिया, ठीक है बेटा? हाँ, वेयर म्यू आर क्या होगा बेटा? वेयर बोलो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग। क्लियर है क्या? म्यू मीडियम अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग। क्लियर है? तो ये सारा हो गया बेटा एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, ठीक है? और भी कोई छोटी मोटी बातें रही होगी तो अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा बेटा, ओवर हो जाएगा। यहां तक पढ़ो फिर उसके आगे बात करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेटा, अपन रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, रिफ्रैक्शन में अपन ने क्या क्या बातें कर ली थी? तो रिफ्रैक्शन में अपन ने टीआईआर वगैरह सब देख लिए थे, उनकी एप्लीकेशन देख रहे थे ना। एप्लीकेशन में अपन ने कल वो देखा था, याद है क्या? कि मिनिमम ऑब्स्टेकल का डायमीटर कितना हो कि अंदर बल्ब की रे बाहर ना निकले। जो फिश है उसके लिए है ना फील्ड ऑफ व्यू वाला वो सर्कल जो होता है उसकी मिनिमम रेडियस कितनी होती है? रेडियस आर। तो याद है फॉर्मूला निकला था एच अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? और ऑप्टिकल फाइबर पर तो मैंने करा दिए थे, टोटल 42 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है? चलो, है ना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पहले देख लेते फिर उस पर क्वेश्चन कराता हूं मैं ना बेटा। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड इतना जबरदस्त चमकता क्यों है ना, वो समझते हैं अपन। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का रीजन क्या है? तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है? ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। डायमंड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है बेटा, है ना। हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट हैज लो वैल्यू ऑफ, या इट हैज वेरी लो वैल्यू ऑफ, वेरी लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, है ना, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल थीटा सी। इसका थीटा सी होता है बेटा लगभग 24.4 डिग्री, अलग अलग बुक में अलग अलग 24 डिग्री के आसपास इसका क्रिटिकल एंगल होता है। वेरी लेस वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वेरी लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की इतनी कम, इतनी वेरी लेस वैल्यू, लेस लिख दो, वेरी लेस वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और इतनी कम वैल्यू होने के कारण टीआईआर ही टीआई, मल्टीपल टीआईआर, देयर वुड बी मल्टीपल टीआईआर। देखो क्या होता है, डायमंड की जो सरफेस है उसको अलग अलग उसके हिसाब से बनाते हैं लोग, है ना। अभी मैं एक डायमंड बना रहा हूं तुम्हारे सामने, है ना, ये जैसे ये डायमंड है, इसको अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं वो लोग, है ना। और एक तरफ से रे एंटर करती है तो उसकी सरफेस ऐसी होती है कि अंदर मल्टीपल टीआईआर होते हैं, और अंदर ही अंदर रे घूमती रहती है। तो एक तरफ से एंटर करके अंदर ही अंदर घूम रही है, तो मल्टीपल टीआईआर की वजह से रे इकट्ठी होती रहती है, और फिर जिस सरफेस से निकलती है एकदम से स्पार्किंग होती है। क्लियर है क्या? तो वेरी लेस वैल्यू ऑफ टीआईआर देयर वुड बी व्हेन रे enters in diamond, ठीक है, enters diamond due to repeated, due to, या यूं सीधा ही लिख दो, इतनी रामायण लिखने की वजह सीधा लिख दो ड्यू टू रिपीटेड, हेंस, है ना, हेंस ड्यू टू, ये जो लेस वैल्यू क्रिटिकल है, ड्यू टू रिपीटेड टीआईआर, है ना, इट स्पार्कल्स, डायमंड स्पार्कल्स, ठीक है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, रीजन ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज मल्टीपल टीआईआर ड्यू टू रिपीटेड टीआईआर। क्यों होते हैं रिपीटेड टीआईआर? क्योंकि वेरी लेस वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल होती है। क्यों होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका म्यू बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो
ठीक है ना, तो मल्टीपल टियर, तो रे बाहर आने से पहले मल्टीपल टियर, तो इस वजह से इसको जब रे बाहर आती है तो खूब सारी रे इकट्ठी हो गया। ठीक है साहब, तो ये सारी बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। अगला चलो आप, है ना, लिख लोगे ना इसको, एग्जाम्पल 43। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 43। अब देखो, जैसे क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है जिसकी डेप्थ सरफेस से 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो म्यू है वो है 4/3, है ना, वोटर है, वोटर के अंदर बल्ब ही है। तो वो पूछ रहा है कि मिनिमम डायामीटर ऑफ ऑब्स्टेकल, मिनिमम डायामीटर ऑफ ऑब्स्टेकल सो दैट नो रे विल कम आउट फ्रॉम द मिनिमम रेडियस, मिनिमम diameter of obstacle disk है ना, मिनिमम डायमीटर ऑफ ऑब्स्टेकल डिस्क सो दैट नो रे विल कम आउट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, कोई रे बाहर ना है, ठीक है, कितना मिनिमम डायमीटर हो। तो क्या मैं बोल दूं, ये बेसिक से कर रहा हूं, देखो दोनों तरीके से कर रहा हूं, बेसिक से भी और फॉर्मूले से भी। याद है मैंने तेरे को बताया था ऑप्टिकल फाइबर वाले को तो हमेशा तू उससे ही से कर, फॉर्मूले से। तो मैं बोल दूं दिस वुड बी द लास्ट है, ये नॉर्मल, एंड दिस इज द लास्ट है, ये, एंड दिस एंगल वुड बी थीटा सी। क्लियर है, ऐसे इधर होगा, देखो ये, ठीक है। और ये थीटा सी होगा, तो याद है ये नॉर्मल से ये भी एंगल थीटा सी होगा, ये थीटा सी है तो ये थीटा सी होगा, है ना, ये आर रेडियस। तो बोल दो ये थीटा सी, ये थीटा सी, तो ये आर रेडियस। अब अपने को ये मिनिमम रेडियस निकालने की, यहाँ से कोई रे बाहर ना आए, तो मैंने बताया ये थीटा सी, तो अब यहाँ से स्नेल्स लॉ से यहाँ से थीटा सी निकल जाएगा, वही होगा। तो यहाँ से मैं लिख दूं पहले सॉल्यूशन में tan थीटा, ये सॉल्यूशन है बेटा, है ना, tan थीटा सी, बोलो tan थीटा सी इज इक्वल टू लिख दो r/h। ये डायग्राम क्वेश्चन का भी, और फिर मैं इसी में सॉल्यूशन करने लग गया था, है ना, r/h। देखो ये tan थीटा सी बराबर ये h है, ये 12 सेंटीमीटर h है, 12 सेंटीमीटर, है ना, तो ये r/h लिख दिया। अब tan थीटा कहां से लाऊं, तो मेरे को यहाँ से यूजिंग स्नेल्स लॉ, बोलो स्नेल्स लॉ यूज करो तो आ जाएगा कितना, अंदर वाला म्यू 4/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 sin 90। वो लास्ट में देख रहा हूं मैं ये थीटा सी वाली, तो यहां से साइन थीटा सी कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा सी 3/4 आ गया है, ये 3 ये 4 ये थीटा सी। तो यहां से 16 - 9 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 - 9 √7, ये तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, ये 9 √7। तो यहाँ से बोलो tan थीटा सी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा सी इज इक्वल टू r/h, और ये tan थीटा सी आ गया कितना 3/√7 इज इक्वल टू r, ये रेडियस निकालनी है, और h कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36/√7 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। अब बच्चा जल्दी जल्दी में 36/√7 टिक रहता है। अगले ने डायामीटर पूछा, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है एग्जाम में। डायामीटर ये थोड़ी है, तो रेडियस है, तो सर डायामीटर इसका डबल होगा। बोलो कितना आ जाएगा डायामीटर, तो डायामीटर आ जाएगा 2r, एंड दिस वुड बी 2√37, मतलब 72/√7 सेंटीमीटर। ये तो 72/√7 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, 72/√7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चला गया। ये
ये अब इस पे जो बेहतरीन, ये तो बहुत बेसिक। अच्छा सर वो ये तो अपन ने बेसिक से करा, फॉर्मूले से। अब ये कई बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? चला इसको हटा, ये देख डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को हटा, आजा डायरेक्ट मेथड 2, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इतनी रामायण तो अपन ने क्लास में कर ली थी। मेथड 2 क्या? मेथड 2 सीधा आर का फॉर्मूला कितना था? h अपॉन अंडर रूट म्यू आर माइनस 1, म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। आ जाओ, तो h हो गया 12 सेंटीमीटर और म्यू आर कितना आ जाएगा बोलो? 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये करो 12 सेंटीमीटर अपॉन ये आ जाएगा 16 माइनस 9 है ना, 7/3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर ऊपर गया तो 36/√7 सेंटीमीटर। ये आया r, तो बोलो डायमीटर कितना आ जाएगा? 2r। ये आ जाएगा कितना? 2r करा तो ट्वाइस ऑफ 36/√7 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 72/√7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर आया। दिस वुड बी द डायमीटर। क्लियर है? ये डायमीटर होगा उसका डिस्क का। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा बात समझ में आ गई। चलो बेटा अब आ जा। ये तो आसान क्वेश्चन था सर, आपने ये क्यों बेसिक क्यों कराया? सीधा आप भी फॉर्मूला लगा देते ना सर, ये तो आसान ही तो था ये है ना। इसमें तो क्योंकि अपन ने क्लास में, बताता हूँ क्यों लगाया बेसिक। अब क्वेश्चन क्या होता है बेटा, जब पेपर अच्छे बनते हैं ना लेवल के, तो उसको उनको पता होती है कि तुमने फॉर्मूला रट रखा है ना। तो अगर आपको बेसिक नहीं पता तो वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते, देख मैं बताता हूँ। थोड़ा सा डेटा सेट करना पड़ेगा मेरे को। ये बल्ब है, ठीक है बेटा, एंड दिस डेप्थ इज 10 सेंटीमीटर है ना, और ये म्यू ले लो आप √2। ठीक है, करे कि नहीं कर है ना, ये हाइट मेरे काम नहीं आनी है। 10/√3 ठीक है। ये ये 10/√3 होगा ना, ये 10√3 कर दो, 10√3 सेंटीमीटर। थोड़ा डेटा सेट करने दे बेटा, रुक जा, ताकि तेरे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक लिक्विड है जिसका म्यू √2 है, ठीक है ये, और यहां पे मैंने एक डिस्क रख दी। दिस इज द ऑब्स्टेकल डिस्क। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल डिस्क है। ठीक है, और ये जो हाइट है दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर ऊपर यूं ही मैंने ले लिया। ये एक बॉल है, मतलब ये यूं समझ लो एक स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है डायमीटर या रेडियस, रेडियस है ना, मेरे को भी क्या, रेडियस ऑफ इमेज ऑफ डिस्क ऑन स्क्रीन विल बी, ठीक है, विल बी, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। इस पर डिस्क की इमेज क्या होगी? सर कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं। अभी मैंने तेरे को ये बताया कि कितना डायामीटर या कितनी रेडियस होगी, रे बाहर ना जाए। चलो अपन वो निकालते हैं, हालांकि मेरे से पूछा नहीं किसी ने, वो निकालते हैं। सर वो क्यों निकाल रहे हो? ताकि मुझे पता पड़े डिस्क, अच्छा सॉरी इसकी डिस्क की तो रेडियस लिखी थी मैंने, ये दिस इज 10 सेंटीमीटर ये। तो इस बार मुझे ये आर दे दी है, तो पहले मैं पता करता हूं कि इस हाइट के लिए, इस पर्टिकुलर 10√3 हाइट के लिए h इज इक्वल टू 10√3 है ना, इस पर्टिकुलर हाइट के लिए सेंटीमीटर वाली, इस हाइट के लिए कितनी रेडियस होती कि रे बाहर ना जाती है ना, ये पता करते पहले। चलो आ जाओ, तो यहां से मैं बोलूं, यहां से देखो ये है ना, आर मिनिमम, सो दैट नो रे विल, सो दैट नो रे विल come out from
सरफेस फ्रॉम लिक्विड सरफेस, फ्रॉम लिक्विड सरफेस, ठीक है। इस लिक्विड सरफेस से कोई रे बाहर ना है तो आर मिनिमम बताना, ठीक है। विल बी है ना, पहले मैं यूं ही पूछा नहीं है फिर भी निकाल रहा हूं ताकि मुझे एक आइडिया लगे हो क्या रहा है। एच अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, ये इस फॉर्मूले से बोलो अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अरे वो म्यू आर ही म्यू, और एच कितना बेटा, हाइट 10 रूट 3, और ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1, 10 रूट 3 सेंटीमीटर, 10 रूट 3 सेंटीमीटर की चाहिए, और ये कितनी है 10। तो बोल दो 10 रूट 3 चाहिए थी और ये 10 है, तो बोल दो 17.32 चाहिए थी पर ये 10 है, तो बोल दो ये थोड़ी कम है। अरे 17.32 से कम है, तो बोल दो ये थोड़ी छोटी पड़ गई, यहां तक डिस्क चाहिए थी यहीं तक है, तो बोल दो रे कंफर्म बाहर निकलेगी। बेटा मिनिमम रेडियस था कि कोई रे बाहर नहीं आए, वो आई रे 10 रूट 3, ये 10 क्योंकि मैंने फॉर्मूला 10 रूट 3, तो मैं बोल दूं ये तो 10 ही है, यहां तक चाहिए थी डिस्क, तो मैं बोल दूं कुछ रे बाहर जा रही होगी, इतने एरिया से रे बाहर जा रही होगी, पर मुझे इसकी इमेज चाहिए। और इमेज कैसे बनती पता है तेरे को, ये वाली रे, ये शेडो कैसे बनती है, तो ये रे गिरिया, तो बोल दूं इसका रिफ्रेक्शन होगा और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ये रे। बेटा जी ये देखो ये नॉर्मल है, ये रे अवे होगी और ये रे जैसे अवे होगी, तो बोल दूं ये इस टाइप से शेडो कास्ट होगी वहां ऊपर, ये तो यहां से रे अवे हटेगी और यहां शेडो बन जाएगी। ये देखो इधर भी देख, ये तो यहाँ पे भी यूं शेडो बन जाएगी, ये इस टाइप से, ये तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हटेगी, ये तो दोनों तरफ रे अवे हटी और ये शेडो कास्ट हो गई है। ये इससे तो ये जो कॉर्नर वाली रे ये सब 3D में टच होके ये शेडो कास्ट करेगी, इसके बीच में कोई दिस वुड बी द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ दिस डिस्क, इसके बाहर तो रे होगी, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, तो इसका सेंटर भी है ये आई हैव टू फाइंड आउट दिस रेडियस आर, ये पूछा जा रहा है मेरे से क्वेश्चन में, समझ गए। तो मैंने सबसे पहले मिनिमम रेडियस देखी कि कोई रे बाहर न जाए, अगर कोई रे बाहर नहीं जाते तो ऊपर की तरफ कोई शेडो नहीं आता, तो कोई रे बाहर न जाए उसके लिए 10 रूट 3 चाहिए, और ये 10 रूट 3 से कम है, इसका मतलब रे तो बाहर जाएगी, और रे बाहर जाएगी तो मैंने वो लाइन देखी जो रे बाहर जाएगी वो ये रही। अब देखो यहां से ये 10 है और ये 10 रूट 3 है, तो याद है पहले अपन इस एंगल से यहाँ जाते, आज ये वाला एंगल पहले निकलेगा, बोलो कितना आएगा ये, और ये एंगल अगर आया आई तो ये आई होगा ना एंगल, तो ये आई होगा, ये भी आई होगा, ये तो ये दोनों एंगल बराबर होता है। जिसने डेरिवेशन करा उसको पता है ये एंगल बराबर होते हैं, याद है अपन ने जब डेरिवेशन करा था तो ये एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये याद है, ये थीटा से निकाल के ये करके फिर यहाँ ट्रायंगल बना के आर निकाला था, आज उल्टा है, इससे एक एंगल निकलेगा, बोलो कितना आ रहा है, तो यहां से देखो नाउ tan i फ्रॉम ट्राइंगल बोलो tan i इज इक्वल टू 10 से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से tan i इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 रूट 3 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 बाई रूट 3 tan i इज इक्वल टू, तो यहां से i इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं आई 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, तो यहां से ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब यहां स्लेस लो लगा के एंगल निकालो, क्योंकि जब तक ये एंगल नहीं निकलेगा, अब देखो यहां से मुझे ये तो पता पड़ गया कि दिस वुड लेंथ वुड बी 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस का एक छोटा हिस्सा तो पता पड़ गया, ये ओडेस से लेके यहां तक का, दिस वुड बी 10 सेंटीमीटर। अब आगे का चाहिए, तो बोल दो ये आई 30 से तो आर निकालना है, तो यहां से मैं बोल दूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो यहां से आ जाएगा √2 साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, ये √2 साइन आई, तो यहां से आ जाएगा √2 साइन अंदर आया 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन आर, ये आ जाएगा कितना 1 बाई √2 इज इक्वल टू साइन आर, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये आर आ गया 45 डिग्री, ये तो आर आ गया 45 डिग्री, तो दिस वुड बी द 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये लेंथ है 10, तो मैं बोल दूं ये भी 10 होगी, ए आर ये देखो ना हाइट 10 दी है ना, और ये 45 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल से ये भी 10 आ जाएगी, तो बोल दूं आगे की लेंथ भी 10 आ गई, तो टोटल रेडियस कितनी होगी 10 + 10 20, हेंस रेडियस है ना ये आ गया 10 40, तो मैं बोल दूं फ्रॉम अपर ट्राइंगल बोलो 10 45, या छोड़ो अब इतनी रामायण ये वैसे ही पता पड़ रहा ना अपने को, या लिखूं मैं
ये पता पड़ रहा ना यार, इसको लिखने की जरूरत है क्या? ये ले रेड कलर से, ये ले इसको रेड कलर का कर दो, तो फ्रॉम रेड ट्राइंगल लिख लूंगा मैं ये, तो इसके दो हिस्से कर दूंगा, ये x, तो x आ गया 10 और ये y, ये तो ये y निकाल रहा हूं मैं, है ना। कर दो जल्दी, चलाओ। फ्रॉम रेड ट्राइंगल, फ्रॉम रेड ट्राइंगल बोलो, तो 1045 इज इक्वल टू y बाई 10 सेंटीमीटर, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से y बराबर कितना गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया y बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 ये 10, तो बोल दो यहाँ रेडियस कितनी आ जाएगी बोलो, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, एंस रेडियस ऑफ ऑब्स्टेकल डिस्क कितनी आ जाएगी बोलो, तो r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो शेडो कैसे कास्ट हुई, तो आपको बेसिक पता होगा तो आप ये शेडो बना पाओगे। तो बोल दो ये 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर आ गया, दिस इज सॉरी कहाँ गया रे, मैंने कहाँ लिख दिया, अरे यार ये मैंने कहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, यहाँ कहाँ से लिख दिया, ये कोई पेज ही अलग खुल गया। अरे ये तो सॉल्यूशन अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे और कौन से पेज पे चलेगा गलती से, या तो फ्रॉम रेड ट्राइंगल है ना, ये यहाँ पे फ्रॉम रेड ट्राइंगल 1045 इज इक्वल टू y बाई 10 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 1045, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। खत्म। यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, x प्लस वाई, दिस इज r बराबर 20 सेंटीमीटर। खत्म। बोलो बेटा जी ये, तो ये समझ में आ गया ये शेडो कैसे कास्ट हुई। ठीक है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम होते हैं, कभी इससे ये निकलता है कभी इससे ये निकलता है, फिर बाहर वाला एंगल निकल के फिर ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री लग के। क्लियर है? तो बेहतरीन क्वेश्चन थे, तो ये सारे फिनोमिनन हो गए। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिज्म। फिर प्रिज्म पढ़ने के बाद इसकी एक दो एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, है ना। स्कैटरिंग भी पढ़ना अपने को, ठीक है। या स्कैटरिंग पढ़ा देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है स्कैटरिंग, और उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि वो सारे एप्लीकेशन एक साथ पूरे हो जाए। चलो स्कैटरिंग देख लेते हैं। स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग में इसमें दिया नहीं होगा ज़्यादा, एक मिनट बेटा, है ना। देखो तो स्कैटरिंग, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग होती क्या है, ये जैसे डस्ट पार्टिकल है ना, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल। तो जैसे लाइट इधर से आई, तो लाइट का डस्ट पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड हो जाना या फैल जाना, इसको स्कैटरिंग, है ना। लाइट का डस्ट पार्टिकल से टकरा के फैल जाना, तो लिख दूं, लाइट का डस्ट पार्टिकल से टकराकर फैल जाने की प्रोसेस, फैल जाने की प्रोसेस को स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। लाइट के डस्ट पार्टिकल से टकराकर फैल जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? की प्रोसेस को स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से, ये है ना। अकॉर्डिंग टू, एक साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू रेले, है ना, RAYLE, रेले। अकॉर्डिंग टू रेले, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। एक साइंटिस्ट था रेले, उसने स्कैटरिंग की स्टडी करके बताया कि जो स्कैटरिंग होती है वो लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली स्कैटरिंग होता है क्या, डस्ट पार्टिकल से टकरा के लाइट फैलती कैसे? एक्चुअल में हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है। क्या मिलकर बनी होती है? हर चीज एटम से मिलकर बनी है। तो जैसे लाइट आई, वो एटम, इसको एटम के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जाते हैं और फिर हायर से लोअर में गिर के वापस उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में निकाल देते हैं।
तो जब एक डायरेक्शन से लाइट एब्जॉर्ब होकर री एमिट होती है तो एटम से जो फोटोन बन के निकलता है वो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, समझ गए? तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फोटोन निकलते हैं, समझ गए क्या? तो एक डायरेक्शन से लाइट आई, उसको एब्जॉर्ब करा और री एमिट करा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में री एमिट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। हाँ, अब स्कैटरिंग दो टाइप की होती है बेटा, इलास्टिक और इनइलास्टिक। हालांकि इतनी बात तो तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं, बात चलिए। तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है बेटा? इलास्टिक स्कैटरिंग उसको बोलते हैं जिसमें जैसे मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा अगर किसी लाइट का एक एटम ने खाया है, 3000 का एब्जॉर्ब करा और हायर ऑर्बिट में गया, तो वापस जब नीचे आएगा तो 3000 का ही एमिट कर दे, और ऐसा तब होगा 1 से 3 में गया तो 3 से 1 में आए। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। तो बोल दो सेम लैम्डा एमिट होना इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। और कई बार जैसे 1 से 3 में गया, फिर 3 से 2, 2 से 1 में लौटे, तो बोल दो दो अलग अलग फोटोन आएंगे अलग अलग लैम्डा के, तो लैम्डा डिफर कर गया, थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ आएगी, मतलब कम एनर्जेटिक रे निकलेगी। तो खाई 3000 की और निकाली 5000 7000 की, फॉर एग्जांपल। तो क्या मैं बोल दूं, अगर दो डिफरेंट लैम्डा निकले या डिफरेंट वेवलेंथ निकली, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग, समझ गए? तो देयर आर 2 टाइप। तो हम इतनी रामायण गाते नहीं, हम सारी इलास्टिक स्कैटरिंग ही ले रहे हैं। हम कौन सी ले रहे हैं? इलास्टिक स्कैटरिंग। हम ये मान के चल रहे हैं जो लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ वो रीएमिट हो रहा है, समझ गए? तो हम एक आइडियल केस लेके चल रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग का। तो समझ में स्कैटरिंग होती कैसे? तो वो रेले नाम के साइंटिस्ट ने बोला स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्कैटरिंग होगी, लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्कैटरिंग होगी। और ये लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है? लैम्डा जितना ज्यादा उतनी कम एनर्जेटिक रे होगी, तो स्कैटरिंग होने के चांस कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने के चांस कम है। तो ये तो बोल दो लैम्डा वॉयलेट से लैम्डा ब्लू से लैम्डा जी, लैम्डा येलो, लैम्डा ऑरेंज और लैम्डा रेड। रेड का लैम्डा मैं बोल दूं मैक्सिमम है ना? तो मैं बोल दूं स्कैटरिंग ऑफ रेड। तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है? या वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम, है ना? यूं लिखो, लैम्डा ऑफ रेड is maximum, hence its scattering is least. Scattering will be least, yeah, it will be least scattered, it will be, yeah, it's scattering ही लिख दो, it's a scattering will be least, ठीक है? इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, क्लियर है क्या? लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, इसलिए स्कैटरिंग मिनिमम होगी, समझ गए? हैंस रेड ट्रेवल्स, हैंस रेड कलर ट्रेवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस, समझ गए? यही कारण है रेड मैक्सिमम डिस्टेंस चलता है, क्योंकि उसका लैम्डा सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है, और स्कैटरिंग सबसे कम है, तो रेड ट्रेवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस। दैट्स वाई है ना ये क्वेश्चन। दैट्स वाई ऑल इंपॉर्टेंट सिग्नल आर, या इंडिकेशन सिग्नल्स और इंडिकेशंस आर मेड विथ रेड कलर। ये वन ऑफ द, ये रीजन है रेड कलर। आप देख लो एम्बुलेंस के ऊपर रेड सायरन, वीआईपी गाड़ियां रेड, हालांकि अपने यहां से हटवा दी उसने, नरेंद्र मोदी ने। रेड जितनी भी वीआईपी गाड़ियां होती है उसके ऊपर रेड वो चलता है, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है? आपका क्या बोलते हैं, डेंजरस जितने भी होते हैं ना, यहाँ पे रोड क्रॉस, रेड क्रॉस। आपने अगर मान लो कारगिल में हर मैदान फतेह कर लिया, तो आपको हिदायत दी जाती है कि जैसे आप कहीं पे भी जंग में फतेह कर लो तो वो रेड कलर का गुलाल उड़ाया जाता है। जितने भी शिप वगैरह चलते हैं ये सर्दियों में अपने क्या बोलते हैं बड़े बड़े ओशन में, तो उन सब में रेड ऊपर वो रेड सिग्नल लगा था, रेड वो लगी होती है लाइट, ताकि दूर से दिख जाए और कोलाइड नहीं करे, ठीक है? क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा होती है। तो सारे दैट्स व्हाई ऑल इंपॉर्टेंट सिग्नल या इंडिकेशन आर मेड विद रेड कलर। क्लियर है? दिस इज द रीजन, समझ गए? ये सारे इंपॉर्टेंट सिग्नल रेड कलर के बनाते हैं, क्यों? दूर तक दिखे। क्लियर है क्या बेटा? तो समझ में आ गई। तो ये स्कैटरिंग। अच्छा,
तो ये सारी स्कैटरिंग की बातें थी, जो काम की बात थी वो मैंने बता दी, रेले नाम के साइंटिस्ट ने बोला। तो व्हाई ऑल इंपॉर्टेंट सिग्नल आर मेड फ्रॉम रेड कलर, तो इसका आंसर दे दोगे, ये कारण है। अच्छा और देखो है ना, अब इसकी एप्लीकेशन देख, एट द टाइम ऑफ sunset and sunrise it appear reddish. Why orangish? reddish बोलो क्यों ऑरेंजिश रेडिश क्यों नजर आता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, है ना। तो रीजन क्या बेटा, वही रीजन लिखो, रीजन है ना इसका, रीजन, क्योंकि तेरे तो ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, रीजन। तो बोलो रीजन क्या है, स्कैटरिंग, बोलो स्कैटरिंग। क्यों बताता हूं, देखो बेटा ये जैसे क्या होता है बेटा, ये पाथ होता है ना, हम यहां खड़े हुए ये अर्थ पे है ना, ये सन का ये पाथ होता है, ये है ना, ये पाथ ट्रेवल करता है सन। तो दिन में सन की हमारे से मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम नहीं बोलते हमारे मारवाड़ी में कि माता माते तावड़ा आवे, दिन में जैसे अपन गर्मी के दिनों में बाहर धूप में खेलने जाते हैं, कई लड़के जैसे खेलने निकल जाते हैं क्रिकेट वगैरह, तो मम्मियाँ बोलती है दिन में मत जाया, कई लड़कियां बाहर जा रही होती है जैसे शॉपिंग हो, दिन में मत जा, माता माता तावड़ा, मतलब ऐसा मारवाड़ी में बोला जाता है, ठीक है। तो दिन में सूरज हमारा सबसे नजदीक होता है और सुबह और शाम मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मॉर्निंग और इवनिंग में सन की, मतलब इवनिंग में सन की हमारे से मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, क्लियर है। तो सन का ये पाथ होता है। तो अब मतलब मैं तुम्हारे को समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे डस्ट पार्टिकल आए बीच में, तो क्या मैं बोल दूं सुबह और शाम को सन और हमारे बीच में मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल होंगे, बोलो, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, हालांकि पोल्यूशन कम, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सुबह और शाम को मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल मानते हैं। और जब सुबह और शाम को हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे सन है, तो मैं बोल दूं हमारे पास जो कलर आ रहे हैं, मैं बोल दूं जितने भी कलर आ रहे हैं उनमें से जिनके लैम्डा कम है वो सबसे पहले स्कैटर्ड होंगे। तो सबसे पहले बताओ वॉयलेट स्कैटर्ड होगा या रेड, वॉयलेट। तो मैं बोल दूं यहां पे लिखो इन मॉर्निंग, अब रीजन है ना इसके सनसेट है, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, sun is at maximum distance from observer on earth, है ना, ऑब्जर्वर। तो सुबह और शाम को सन हमारे से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हेंस ऑल कलर एक्सेप्ट ऑरेंज एंड रेड, है ना। ऐसा भी नहीं, ऑरेंज भी काफी हद तक स्कैटर्ड विल बी स्कैटर्ड, all color except orange and red will be scattered due to large distance, due to high number of dust particles, due to high number of dust particle। क्यों आया हाई नंबर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा थी, हाई नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है। हेंस so it will appear orange red, है ना। तो सुबह और शाम को सन ऑरेंज रेड अपीयर होता है, क्लियर है। मॉर्निंग डे टाइम में क्या होता है, उससे डिस्टेंस थोड़ी कम होती है, तो ऑन एंड एवरेज 2-4 कलर गायब होते हैं और येलोइश, थोड़ा सा व्हाइटिश येलोइश नजर आता है, क्लियर है। क्योंकि यूं समझ लो लगभग सारे कलर पहुंच रहे हैं और 1-2 गायब हुए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज वो येलोइश नजर आता है। वैसे भी देखो ना विप ग्योर में, ठीक है, विप ग्योर में ये देखो, ये कलर अगर गायब होते तो ये येलो नंबर आ जाता है, ठीक है ना। हालांकि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर से नजर आता है,
जो कलर गायब हो गया व्हाइट माइनस दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री येलोइश, तो कलर बदलता रहता है। देखो एक और बताता हूं मैं, कई बार देखते हो आप गर्मी के दिनों में शाम को 4-5 बजे है ना, थोड़ा सा येलोइश नजर आ रहा है, तो अचानक से धूल भरी आंधियां चलने लगती है। तो कई बार धूल भरी आंधियां चलती है एकदम लू टाइप, तो एकदम धूल से भरी आंधियां चलती है, तो धूल भरी आंधियां चलती है तो एकदम नहीं देखते हो तुम, जो 4 बजे 5 बजे येलोइश टाइप होना चाहिए था सन, व्हाइटिश येलोइश, वो एकदम से ऑरेंजिश हो जाता। देखना कभी महसूस करना, और किया भी होगा तुमने, तो एकदम धूल भरी आंधियां चलती है तो एकदम से पूरा सराउंडिंग जो होता है वो ऑरेंजिश ऑरेंजिश रेडिश रेडिश होने लगता है। और कई बार शाम को 5-6 बजे जब वो ऑरेंजिश हुआ होता है और तब धूल भरी आंधी, तो एकदम अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा धूल के कारण आ जाते हैं कि वो जो ऑरेंज और रेड कलर बचना चाहिए था वो भी स्कैटर्ड हो गया, तो एकदम से अंधेरा सा नजर आने लग जाता है। क्लियर है क्या? तो ये सब ये स्कैटरिंग के फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो रीजन, फिर से रीजन पूछेगा, स्कैटरिंग है, और क्या हुआ वो भी मैंने थोड़ा समझा दिया। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, हालांकि मैंने लिख दिया इन मॉर्निंग, है ना, तो ये सारे, तो यहां पे लिख देना विल बी स्कैटर्ड, है ना, तो यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू रेले, यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू रेले, ठीक है। क्या? स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तो मैं बोल दूं जिनके लैम्डा ज्यादा है उनकी स्कैटरिंग कम होगी तो वो बच जाएंगे, तो इस कारण से ऑरेंज रेड बचा। मैंने यूं ही नहीं लिखा, हालांकि मैंने ये यहां इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैंने ये रेले वाली बात पहले समझा दी थी। यहां ये सारी चीजें आएगी इसमें एक्सप्लेनेशन में, हालांकि तेरे को ये सब 12th की बोर्ड में लिखना है एक्सप्लेनेशन, यहां कोई नहीं पूछ रहा। पर ये तो अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग इज लैम्डा टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सारी बात है, ठीक है। ये तो ऑल कलर एक्सेप्ट ऑरेंज एंड रेड विल बी, ठीक है ना। तो ये अब एक स्काई ब्लू, ब्लूइशनेस ऑफ स्काई, क्या है रे स्पेलिंग, देख लेना बेटा, मैं गरीब आदमी है ना, ऑफ स्काई क्या पता कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये स्काई, तो स्काई ब्लू नजर क्यों आता? मुद्दे की बात ये है, तो रीजन तो स्कैटरिंग, ये तो अपन ने 9वीं 10वीं में ही रट लिया, लेकिन पता किसी को नहीं आता क्यों, है ना। तो रीजन क्या है? वो स्कैटरिंग, तो रीजन है स्कैटरिंग। अब क्या होता है वो देखना, सुनना ध्यान से। इसमें तुक्के मारता बच्चा है ना, समझ में नहीं आता उसको, बताता हूं। जैसे सन है और आप यहां खड़े हुए हो, अब सन से देखो, एक होता है सन की तरफ देखना, अगर हम सोर्स की तरफ देखेंगे, सन की तरफ देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें वो मिलेगा जो लेस स्कैटर्ड हुआ। अगर आई विल सी टुवर्ड्स सोर्स, देन आई विल सी क्या? वो कलर जिसकी स्कैटरिंग मिनिमम हो। सर क्यों? सोर्स से जब लाइट आ रही है, सुनना, इधर से लाइट आ रही है, तो मैं बोलता हूं डस्ट पार्टिकल पकड़ पकड़ के जिसको फेंक देंगे। उन्होंने इधर से लाइट आ रही थी, पकड़ा, इधर फेंक दिया, तो जो फेंक दिया वो मेरा थोड़ी हुआ, तो जो बच गया वो मेरा हुआ। तो मैं बोल दूं जब मैं सोर्स की तरफ देखता हूं तो दूर तक मैं खड़ा होकर रेड देख सकता हूं, क्योंकि रेड की स्कैटरिंग मिनिमम होगी। तो मैं बोल दूं जब हम सोर्स की तरफ देखते हैं तो हमें लेस स्कैटर्ड चीज नजर आती है, जो स्कैटर्ड नहीं होगी वो हमें नजर आएगी। लेकिन जब हम स्काई को देखते तो पिक्चर अलग है, तब हमें ज्यादा स्कैटर्ड चीज नजर आएगी। देखो, व्हेन आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स स्काई, जब मैं स्काई की तरफ देख रहा हूं तो मैं बोल दूं स्काई क्या है? डस्ट पार्टिकल का है। व्हाट इज स्काई? मैं देख रहा हूं डस्ट पार्टिकल की तरफ, आई एम लुकिंग टुवर्ड डस्ट पार्टिकल, दीज आर डस्ट पार्टिकल। क्या है ये? डस्ट पार्टिकल। तो मैं जब डस्ट पार्टिकल की तरफ देख रहा हूं तो बोल दूं इधर से लाइट आ रही है, आई एम नॉट लुकिंग टुवर्ड सोर्स, आई एम लुकिंग टुवर्ड डस्ट पार्टिकल। तो मैं बोल दूं बाकी चीजें तो सीधी चली जाएगी। कौन कौन? जो कम स्कैटर्ड होगी, ये कम स्कैटर्ड, ये जो कम स्कैटर्ड है वो तो यूं जा रही है, वो मेरे पास थोड़ी आ रही है। और मैं बोल दूं डस्ट पार्टिकल जिसको पकड़ के फेंकेंगे, ये जो स्कैटर्ड होगी, ये होगी जो स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड। यहां येलो कलर से लिखो, जो स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड ज्यादा होगी, वो ओ को मिलेगी, ऑब्जर्वर को मिलेगी। ए मेरे लाल, जो ज्यादा स्कैटर्ड होगी वो मेरी तरफ आएगी, और जो कम स्कैटर्ड होगी वो सीधी चली जाएगी। देख, कम स्कैटर्ड, ये कम स्कैटर्ड, वो सीधी चली गई। क्लियर है? और ज्यादा स्कैटर्ड कौन सी होती है? तो मैं बोल दूं जो ज्यादा स्कैटर्ड, वॉयलेट, ब्लू, ठीक है। ये मैक्सिमम स्कैटर्ड होने वाली है। तो सर हमें वॉयलेट और ब्लू क्यों नहीं नजर आता है ना? तो वॉयलेट और ब्लू इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वॉयलेट क्यों नहीं नजर आता? फिर वो वापस अब इधर आएगी। अब देखो, तो ये मेरे लिए सोर्स बन गया एक तरीके से। तो ये डस्ट पार्टिकल नंबर 1 इज सोर्स फॉर मी,
क्योंकि इसी ने उठा के रे मेरी तरफ फेंकी है। फिर जब ये आ रही है तो ये वाले डस्ट पार्टिकल और वापस स्कैटर्ड कर देंगे, तो ऑन एंड एवरेज मेरे पास ब्लूइशनेस टाइप पहुंचता है, समझ गए? तो ऑन एंड एवरेज मेरे को ब्लू ब्लू नजर आता है ना। और डस्ट पार्टिकल ये अगर बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गए, मतलब मुद्दे की बात, ज्यादा फंसना नहीं है, ठीक है? तो मैं बोल दूं तो ऑन एंड एवरेज ब्लू कलर विल बी अपीयर, ऑन एंड एवरेज ब्लूइशनेस विल बी, है ना, ब्लू कलर, ब्लूइशनेस किस, ब्लू कलर, ऑन एंड एवरेज ब्लू कलर विल बी सीन बाय ऑब्जर्वर। तो समझ में आ गई क्या हो रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग, ब्लू और वॉयलेट की स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, और जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है वो मेरे तक पहुंच रहा है, और ऑन एंड एवरेज में ब्लू कलर देखूंगा। क्लियर है क्या? सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड दूर तक नजर आता है। क्यों? क्योंकि वी आर लुकिंग टुवर्ड सोर्स। जब हम किसी भी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह को देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सोर्स को देख रहे हैं। तो जो स्कैटर्ड कम होगा दूर तक, तो रेड दूर से ही दिखने लग जाता है। तो रेड कलर बहुत दूर तक अपीयर होता है, दूर तक विजिबल होता है, ठीक है? अच्छा, सनसेट सनराइज होते वक्त रेडिश क्यों नजर आता है? बहुत दूर होता है हमसे, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, बाकी सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, ऑन एंड एवरेज ऑरेंजिश रेडिश नजर आता है। स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? स्काई को जब हम देखते हैं तो हम वी आर लुकिंग टुवर्ड डस्ट पार्टिकल, जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी वो नजर आएगा, एंड वॉयलेट और ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए स्काई विल अपीयर ब्लूइश। क्लियर है? चलो बेटा, ये सारी बात हो गई। अगले टर्न पे अपन बिल्कुल रिफ्रेश स्टार्टिंग प्रिज्म बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म, मजा आ जाएगा, पूरा लेक्चर चलेगा, तो प्रिज्म खत्म करेंगे अगले टर्न पे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखो कोरोना में।